इस क्लास में बेसिकली वी नीड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट बोर्ड के मटेरियल्स किस तरीके से स्पेसिफाइड होते हैं. एंड द सेकंड इज वी नीड टू टॉक अबाउट टेंशन लोडेड बोल्टेड जॉइंट्स, जिसको हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमने स्प्रिंग की स्टिफनेसेस निकाली थी फॉर द मेंबर्स एंड फॉर द बोल्ट्स. तो वो रिक्वायरमेंट थी टेंशन लोडेड बोल्टेड जॉइंट्स को स्टडी करने की. उसमें हमने थोड़ा सा काम किया. मैंने एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया हुआ है विच यू मस्ट हैव सीन द नोटिफिकेशन फॉर. उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, और जिन्होंने देखा है उन्होंने भी काफ़ी लोगों ने उसको पार्शियली व्यू किया हुआ है. उसकी व्यू टाइम से पता चल रहा है. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये इसमें दो न्यूमेरिकल्स हैं. एक एग्जाम्पल 8-2 है और दूसरी जो है प्रॉब्लम 8-11 का सेकंड पार्ट है. 8-11 हमने इनिशियली जो पार्ट ए और बी है वो पहले सॉल्व कर लिए थे क्लास में. उसके जो मेंबर स्टिफनेस वाला पार्ट था वो मैंने उस रिकॉर्डेड लेक्चर में डाला था. तो प्लीज हैव अ लुक एट दीज टू न्यूमेरिकल्स जो वीडियो लेक्चर में है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन यू ट्राइंग टू सॉल्व द असाइनमेंट. ठीक है, असाइनमेंट इज एक्चुअली ड्यू टुमारो, बट since रमजान भी आया हुआ है तो what I'm going to do is I'm going to extend the date by 1 day. तो वेडनेसडे नाइट तक आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, और देन ऑन फ्राइडे देयर इज गोइंग टू बी अ क्विज, और वो एक लंबे पीरियड के लिए क्विज ओपन होता है. एंड उसमें वंस यू स्टार्ट द क्विज यू नीड टू सबमिट इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम. तो एवरीबडी कैन टेक इट as per their own schedule. Exactly आधे घंटे के लिए कोई ओपन नहीं होगा. तो इट विल बी ओपन फॉर लाइक 2 hours और 3 hours, जिसके अंदर आपको आधा घंटा कोई सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा एंड विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. अच्छा, इज सर अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. सर मेरा थोड़ा सा ये ना क्वेश्चन था कि आपने जो वो वीडियो अपलोड की थी ना वो मैंने देखी, लेकिन सर उसमें जो कॉनिकल फ्रैक्टम की जो लेंथ्स निकालनी है ना, हाँ, सर वो क्लियर नहीं हो रहा मुझे. एक मिनट. वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी भी. ठीक है, आ जाते हैं इसके ऊपर. लेट मी गो. आ गया ना. ठीक है, ये वाली इसकी बात करें ना. जी सर. अच्छा देखें, अब इसमें हमें देखना ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो लेट मी इनफैक्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको कितने फ्रस्टा सॉल्व करने हैं. फ्रस्टम हम कहते हैं उस ट्रंकेटेड कोन को. ठीक है, तो ये बात तो हमने की. अगर किसी भी जगह पे मटेरियल सेम है ना, चाहे एक पार्ट है या फिर दो पार्ट्स भी हैं सेम मटेरियल के, और वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सेगमेंट में आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपका ये वॉशर जो है और ये वाला पार्ट जो है, दे आर बोथ मेड ऑफ स्टील एंड दोनों जो है वो एक सेम स्लोप की लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस मीन्स व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक देम एज अ सिंगल फ्रस्टम. तो हमने एक फ्रस्टम इसको लिया था, दूसरा हमने इसको लिया था सेकंड वाले थिन वाले जो सेगमेंट, और तीसरा इसको लिया था. जो फ्रस्टम 2 और 3 जो है दे आर बोथ इन द सेकंड मटेरियल, बट क्योंकि इसमें जो आपके जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, एक तरफ ये इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इस वजह से उनको अलग अलग लेना पड़ा. एक चीज इसमें ये देखनी होती है जरूरी कि आपकी जो टोटल ग्रिप लेंथ बन रही है आप वो हमेशा दो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. ठीक है, हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. तो आपकी जो भी टोटल ग्रिप लेंथ बन रही है उसको 2 से डिवाइड कर दें. तो इफ दिस इज योर ग्रिप लेंथ, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट में इंक्रीजिंग सेगमेंट बना देते हैं, दूसरे में डिक्रीजिंग सेगमेंट. ठीक है, फिर इसके अंदर आपके जितने भी मटेरियल्स आ रहे हैं वो सारे मटेरियल्स इसके अंदर फिट हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो था ऊपर आपका वॉशर था, उसके बाद एक लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर ये आ गई और तीसरी लेयर ये आ गई. तो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं. ठीक है, तो अब एक वॉशर है, उसके बाद लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 3 डिफरेंट लेयर्स. सही. अब अगर मैं मेरा वॉशर और पहली लेयर दोनों स्टील की है ना, तो मैं वॉशर को और पार्ट 1 को एक साथ मिला सकता हूँ. फिर जब मैं लेयर 2 के ऊपर आता हूँ, लेयर 2 इज एक्चुअली लाइक दिस. तो आई कांट सॉल्व इट इन वन गो, तो मुझे इसको भी दो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. सही. तो ऊपर वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है, नीचे वाला पार्ट अलग सॉल्व करना है. ठीक हो गया. तो अगर लेट्स अज्यूम कि मेरा वॉशर भी अलग मटेरियल का है, लेयर 1 भी अलग मटेरियल की है, लेयर 2 भी अलग मटेरियल की है, लेयर 3 भी अलग मटेरियल की है. इन दिस केस
मेरा एक फ्रस्टम बन रहा है जो कि सिर्फ वॉशर पे है, फिर उसके बाद एक फ्रस्टम बन रहा है मेरा जो कि लेयर 1 पे है, उसके बाद लेयर 2 में मेरे पास दो डिफरेंट फ्रस्टम्स बन रहे हैं, एक इंक्रीजिंग सेगमेंट का और एक डिक्रीजिंग सेगमेंट का। बेटा एनोटेशंस प्लीज स्टॉप कर दो ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं अपने, सही ओके। और फिर फाइनली जो आपकी लेयर है तीसरी वाली, उसका सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट। राइट, अब हमने कितने डिफरेंट केसेस को सॉल्व किया? हमने इसमें सॉल्व करना है वॉशर के फ्रस्टम को, लेयर 1 के फ्रस्टम को, लेयर 2 के दो फ्रस्टम को और लेयर 3 के एक फ्रस्टम को। तो 5 डिफरेंट फ्रस्टम को सॉल्व करना। हर केस के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल कैपिटल डी। ये पैरामीटर कैपिटल डी हमें निकालना पड़ता है। कैपिटल डी उस फ्रस्टम का छोटा वाला डायमीटर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जो होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारे पास जो होता है दैट इज द वॉशर फेस डायमीटर विच इज 1.5 टाइम्स डी। सही, इससे हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप इज फिक्स्ड। जो एंगल है ना, एंगल इज 30 डिग्रीज। अगर एंगल 30 डिग्रीज है और मुझे कोई भी विड्थ, कोई भी यहाँ पे हाइट पता है, तो आई कैन फाइंड आउट कि ये विड्थ कितनी होगी। तो अगर मैं ये छोटे से, अगर मैं इस वाले पूरे सेगमेंट को देख रहा हूँ, इस सेगमेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक फ्रस्टम हमने सॉल्व किया था इस केस में, तो मेरे पास हाइट मुझे पता है। तो हाइट मेरे पास कितनी है? मेरे पास वॉशर की जो हाइट है प्लस मेरे पास पहली लेयर की जो हाइट है, लेयर 1 की, दैट बिकम्स दिस। एंगल इज 30 डिग्रीज। आई कैन फाइंड आउट कि ये साइड कितनी। ये सेम चीज दूसरी साइड पे भी वैलिड है। तो दिस बिकम्स वट एवर आई कैलकुलेट मल्टीप्लाइज बाई 2। और बीच में जो सेगमेंट आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर ओरिजिनली, ठीक है। तो 0.75 प्लस दिस प्लस द सेम थिंग ऑन दिस साइड एज वेल। तो ये वाला काम हमने किया हुआ है अगले सेगमेंट की कैपिटल डी निकालने के लिए। जो हम कैपिटल डी यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, ये पहले फ्रस्टम पे वैलिड नहीं है, ये दूसरे फ्रस्टम पे वैलिड है। तो जो मेरा दूसरा फ्रस्टम है उस केस में कैपिटल डी ये है। ये इस वाले केस के लिए वैलिड है, इसके लिए नहीं है। पहले केस के लिए फ्रस्टम ये है, कैपिटल डी ये है, ठीक है। दूसरे केस के लिए कैपिटल डी आपने ऐसे निकाला। अब तीसरा केस जो है आपका, तीसरा फ्रस्टम, इसके लिए छोटा वाला डायमीटर इज स्टिल दिस which is going to be the same as 0.75। ये जो दो सेगमेंट्स बनते हैं टॉप और बॉटम के, सिमेट्रिक होते हैं। यू गेट दिस? जी सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, हमने आज जो पहली बात करनी है ना, उन्हें मटेरियल प्रॉपर्टी क्लासेस की बात करनी है। हम बोल्ट जब भी बनाते हैं वी डोंट एक्चुअली से कि इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ लेट्स से 250 मेगापास्कल होगी। हम ये नहीं कहते। हम ये भी नहीं कहते कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 300 मेगापास्कल। हम मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स। आप थाउजेंड्स ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक गो में, तो आपके पास देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम वेरिएशन इन द बोल्ट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम उनकी मिनिमम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो मिनिमम बोल रहे होते हैं कि मिनिमम का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल लेते हैं कि 99% ऑफ द बोल्ट्स मेड आर गोइंग टू हैव एट लीस्ट दिस मच स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें हम तीन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली। एक हम बात कर रहे हैं प्रूफ स्ट्रेंथ की, एक बात कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, और एक हम बात कर रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ये तीनों एक्चुअली रिलेटेड है टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो लेट्स लुक एट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एंड देन वी कैन सी के व्हाट दिस एक्चुअली इज। तो अगर मैं एक सिंपल से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना दूँ यहाँ पे, तो वी हैव द स्ट्रेन, वी हैव द स्ट्रेस, एक प्रोपोर्शनल सेगमेंट आया, उसके बाद आपका एक नॉन लीनियर पार्ट आ गया। फाइनल जो लिमिट होती है दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज वेयर यू फ्रैक्चर, ठीक है। तो दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू इज वी डिफाइन यील्ड स्ट्रेंथ in terms of this 0.2% yield strength, 0.1% yield strength। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि इतना स्ट्रेन मैं अगर लेके देखूं तो मैं यील्ड स्ट्रेंथ क्या नहीं, यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक तरीकेकार है। वो तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल 0.2% यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, 0.2% यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेन का एक्सिस है इस पे 0.2% लोकेट कराते हैं। इसमें जो भी मेरी इलास्टिक रीजन की लीनियर सेगमेंट बन रहा है उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन हमारे कर्व को जिस जगह पे कट करती है वी कॉल दैट एज आवर यील्ड स्ट्रेंथ। तो दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, राइट। अब प्रूफ स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए यील्ड स्ट्रेंथ, इफ यू थिंक अबाउट दिस, यील्ड स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले ऑलरेडी प्लास्टिसिटी हो रही है। तो दिस देयर इज दिस सेगमेंट हियर जो कि नॉन लीनियर है, यहाँ पे प्लास्टिसिटी चल रही है। इसके आगे bulk of the material is plastically deforming, but initially plasticity start already हो चुकी है। तो प्लास्टिसिटी जो स्टार्ट हुई हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे हमें देखना पड़ता है कि आपका स्लोप कहाँ चेंज होना शुरू हो गया। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, उसके बाद आपका कर्व का स्लोप चेंज होना शुरू हो गया। तो दिस पॉइंट इज नोन एज योर प्रूफ स्ट्रेंथ। और प्रूफ स्ट्रेंथ जो होती है इज द एक्चुअल पॉइंट जहां पे मटेरियल का कुछ पार्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा बहुत लोकलाइज्ड कहीं पे हो रहा होगा बट होना शुरू हो जाता है। तो दिस प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अस इन बोर्ड्स। इसका मतलब यह है कि मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गई। तो प्रूफ स्ट्रेंथ, वी डोंट वांट द मटेरियल टू बी, हमारा बोल्ट अगर हम नहीं चाहते परमानेंटली डिफॉर्म हो तो हमें प्रूफ स्ट्रेंथ को अवॉइड करना होगा। इसीलिए आपके टेबल्स के अंदर उन्होंने तीनों चीजें दी हैं। तो विच एवर इज एप्लीकेबल टू अवर केस वी नीड टू कंसिडर इट। ठीक है। तो अब जो भी हमारा मटेरियल है उसकी उन्होंने डिफरेंट क्लासेस की लेबल्स किए हैं। तो दीज आर लेबल्स। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास 5.8 है। ठीक है। 5.8 class is valid only for boards with a diameter from 5 to 24 mm. Class 10.9 is applicable to boards from 5 mm to 36 mm. ठीक है। तो हर बोल्ट के साइज के ऊपर हर मटेरियल स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत छोटा जो बोल्ट है उसके ऊपर हो सकता है आपको एक हर ग्रेड अवेलेबल ना हो। ऑल्दो ऐसा होता है जब फॉर एग्जांपल 1.6 के ऊपर मुझे 12.9 ग्रेड यानी बहुत ज्यादा हार्ड बोल्ट भी अवेलेबल है, एक उससे कम मीडियम भी अवेलेबल है और एक बहुत लो कार्बन यानी सॉफ्ट मटेरियल भी अवेलेबल है कंपैरेटिव। ठीक है। बट सारे ग्रेड्स सारे साइजेस में अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल ग्रेड 5.8, ग्रेड 4.6, ग्रेड 10.9, these are not available in bolts smaller than 5 mm। ठीक है। ग्रेड्स, ये जो लेबल्स है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लेबल्स आपके बोल्ट के हेड के ऊपर एम्बोज्ड होते हैं। तो दिस इज रिटन ऑन टॉप ऑफ द हेड ऑफ द बोल्ट। आप मेट्रिक बोल्ट के ऊपर ये लेबल पढ़ के यू कैन सी कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी की रेंज एप्लीकेबल है। 8.8 जब आपने पढ़ा तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर केस में द प्रूफ स्ट्रेंथ इज 600 मेगापास्कल। कि अप टू 600 मेगापास्कल दिस बोल्ट इज गोइंग टू हैव इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके ऊपर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रीड दिस टेबल। आपके पास कोई ना कोई लेबलिंग हुई होगी बोर्ड के ऊपर, उससे यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ व्हिच इज एप्लीकेबल टू द बोर्ड। नाउ दीज लेबल्स दे आर नॉट themselves significant। अगर आप फॉर एग्जांपल अमेरिकन सिस्टम में चले, अमेरिकन सिस्टम में दो डिफरेंट अवेलेबल है स्टैंडर्ड्स। एक ऑटोमोटिव सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं और एक अमेरिकन सोसाइटी जो है आपकी टेस्टिंग की उसके स्टैंडर्ड्स अवेलेबल। ठीक है। दोनों केस में द लेबलिंग इज डिफरेंट। तो फॉर एग्जांपल एसएई के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जो आपकी लेबलिंग हुई हुई है वो सिंपल लाइन से हुई हुई है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल इफ यू रीड दिस यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज दैट एसएई ग्रेड 8। ग्रेड 8 is applicable to size ranges from 0.25 inches to 1.5 inches और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एप्लीकेबल है किलो पीएसआई के अंदर। ठीक। तो these labels are just there to help you identify the material class of the bolt। आप बोल्ट को देख के you should be able to identify कि बोल्ट का क्या मटेरियल क्लास है। इसी तरीके से ASTM के भी डिफरेंट लेबल्स हैं। तो आप कॉम्बिनेशन है इस केस में। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे A325 लिखा हुआ है, किसी जगह पे लाइन से शो किया हुआ है।
ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं एंड वी जस्ट नीड टू रीड देम, राइट। तो आपने लेबल पढ़ना है, लेबल पढ़ के यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द टेबल कि उसकी कितनी प्रूफ स्ट्रेंथ होगी, उसकी कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उसकी कितनी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। दिस इज व्हाट इज क्रूशियल फॉर अस। ठीक हो गया। इसमें कोई मसला है तो पूछ लो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। सर अस्सलाम। सर ये प्रूफ स्ट्रेंथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? प्रूफ स्ट्रेंथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि वो स्ट्रेंथ जिसपे 0.0001% प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप जाती है, यानी कि बिल्कुल प्लास्टिक स्ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है ना मटेरियल के अंदर, दैट पॉइंट इज द प्रूफ स्ट्रेंथ। ये वो पॉइंट है जहां पे प्लास्टिसिटी इनिशिएट हो रही होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो हम डिफाइन कर रहे हैं, यील्ड स्ट्रेंथ हम चूंकि एक सर्टेन परसेंटेज से डिफाइन करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर प्लास्टिसिटी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है काफी ज्यादा, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेंथ वो पॉइंट होता है जिसपे आपकी प्लास्टिसिटी इनिशिएट हो रही है, सही है, ठीक ठीक है, प्लास्टिसिटी इनिशिएट हो रही है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन के इनिशिएशन का जो पॉइंट होता है दैट इज प्रूफ स्ट्रेंथ। ठीक, थैंक यू। ओके, अच्छा, जो ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी क्लासेस है ना, दीज कैन बी रिटन इन द नेम ऑफ द बोल्ट। तो अगर मैं बोल्ट का पूरा नेम लिखूं यहाँ पे, हमने कुछ पार्ट तो उसमें देखा हुआ है, हमने बात की थी कि हम बोल्ट को एम डी टाइम्स पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एम इज शोइंग ए मीट्रिक बोल्ट है, दिस कुड बी एम, दिस कुड बी एम जे। एम इज फ्लैट बॉटम और एम जे वो राउंडेड बॉटम रूट होती है उसकी, ठीक है। D is the major diameter, P is the pitch। तो ये वाला पार्ट मेजर नॉमिनल डायमीटर वाला पार्ट और पिच वाला पार्ट तुम्हें पता है। With this you can also have a second length, second measurement specified here। This could be the length of the bolt। आपकी बुक इस चीज को नहीं कह रही, but in other places I've read के a lot of times the length of the bolt is also written with the name, क्योंकि जब एक दफा बोल्ट बन गया तो उसकी लेंथ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो दैट लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन इन द नेम ऑफ द बोल्ट। तो दो डिफरेंट मेजरमेंट्स आ रही हैं इसके अंदर, एक M12 आ गया, डायमीटर हो गया, टाइम्स द पिच टाइम्स द लेंथ। अब मैंने इसको रेड इसलिए किया हुआ है, दिस इज नॉट फ्रॉम योर बुक, दिस इज जस्ट फ्रॉम सम प्लेस एल्स, ठीक। उसके बाद आपका जो भी मटेरियल क्लास है, जो मेट्रिक क्लासेस हैं आपकी मेट्रिक बोर्ड्स की, दोज आर आईएसओ स्टैंडर्ड क्लासेस। तो इसको हम आईएसओ 4.8 लिख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आईएसओ 4.8 की मुझे मटेरियल प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, मेरा बोर्ड उस क्लास ऑफ मटेरियल का बना हुआ है। तो आई कैन गो टू दिस 4.8 के अगेंस्ट, आई कैन सी व्हाट इज माय प्रूफ स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दिस गिव्स यू अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बोल्ट। आपको इससे पता चल रहा है कि मेट्रिक बोल्ट है, आपको उसका डायमीटर पता चल गया, पिच पता चल गई, लेंथ पता चल गई, उसका मटेरियल भी पता चल गया, राइट। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू वुड बी इट वुड बी स्पेसिफाइड डायरेक्टली कि इसका डायमीटर इतना है, इसकी पिच इतनी है। आपको सिर्फ नाम भी दिया हुआ हो तो यू कैन पिक एवरीथिंग फ्रॉम द नेम। सही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ओके, तो अब दिस वाज वन पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अगला पार्ट ये है कि वी नीड टू कम बैक टू आवर बोल्टेड जॉइंट्स। तो आपकी जो भी बोल्टेड जॉइंट्स हैं उसमें हमने प्री लोड की बात पहले की हुई है। प्री लोड ये होता है कि आप नट को टर्न करते हैं, नट के ऊपर आप टॉर्क अप्लाई करते हैं, उससे नट आपके बोल्ट में ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और जिसकी वजह से आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होती है और आपका जो भी बोल्ट है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो बोल्ट के ऊपर आपके टेंसाइल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, आपके मेंबर्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसी सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल टेंसाइल लोड T भी अप्लाई करना शुरू करूं तो क्या होगा? तो लेट्स ड्रॉ दिस हियर एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई एक सिंपल सी एग्जांपल के। तो हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, उसको हमने कंप्रेस किया, तो उसको जब हमने कंप्रेस किया वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो दिस इज अंडर द सेम फोर्स, तो यही फोर्स यहाँ पे शो हो रही है। फिर मैंने इसके ऊपर एक और टेंसाइल लोड भी अप्लाई करना शुरू। जब मैंने टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो दिस इज गोइंग टू इलोंगेट सम। लेट्स से मेरा टेंसाइल लोड इतना था कि मेरी चीज पूरी अभी ओरिजिनल लेंथ से बाहर नहीं आई, अभी ओरिजिनल लेंथ से मैं कम ही हूं, बट मैं जो इनिशियल में जितनी कंप्रेशन हुई थी उससे मैं इलोंगेट कर गया, सही है। तो मैंने पहले कंप्रेशन की,
उसके बाद उस पर टेंसाइल लोड भी अप्लाई किया, जो टोटल नेट लोड था उसकी वजह से मेरे पास कोई ना कोई यहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब ये 2 स्टेप्स हैं, ये आगे लिखे हुए भी। तो अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। मेंबर्स में मैंने इनिशियली कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, ठीक है, तो मैंने मेंबर्स के ऊपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया बिकॉज ऑफ द प्री लोड। मेंबर्स कंप्रेस हो गए जैसे यहाँ पे शोन है। उसके बाद मैंने उस पर एक टेंसाइल लोड भी अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो मेंबर्स थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो गए, यानी उनकी कंप्रेशन कम होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर आप बोल्ट को देखें, बोल्ट में पहले भी टेंसाइल लोड था और आपने उसमें एक एडिशनल टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया। तो बोल्ट इनिशियली टेंशन में था, जब आपने पी अप्लाई किया तो बोल्ट और टेंशन में जाएगा, बोल्ट और ज्यादा स्ट्रेच होगा। जबकि जो आपका मेंबर है वो पहले कंप्रेशन में गया था, जब आपने टेंशन अप्लाई की तो उसमें कंप्रेशन थोड़ी सी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही जी बेटा, सिर्फ आप कह रहे हैं कि पहले हम मेंबर्स पे कंप्रेसिव लोड अप्लाई होगा, फिर टेंशन अप्लाई करेंगे हम लोग, तो टेंशन कैसे अप्लाई होगा? नहीं देखो बेटा, देखो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हमने बोल्ट में को हमने ज्वाइंट को हमने टाइट किया। ठीक है, हमने नट को टाइट किया ना, जब नट को टाइट करने की वजह से मेंबर्स में कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई और बोल्ट के अंदर टेंशन प्रोड्यूस। अभी हमने एक्सटर्नल लोड नहीं अप्लाई किया, हमने अभी सिर्फ नट को घुमाया है जिसकी वजह से बोल्ट टाइट हो गया। राइट, दैट इज द प्री लोड। उसके बाद अगर इस ज्वाइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टेंशन फोर्स अप्लाई हो, यानी इस ज्वाइंट को मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करना शुरू करूं टेंशन। ठीक है, प्री लोड जो है वो एक्सटर्नल फोर्स मैं नहीं अप्लाई कर रहा, प्री लोड जो है वो टाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और पी जो फोर्स है दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ पी है। ठीक, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। सही, गुड है। तो अब इसी चीज को ना अगली स्लाइड में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो लेट्स लुक एट दैट स्लाइड। तो हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सा बोल्टेड जॉइंट लिया, मैंने बिल्कुल बेसिक सी स्कीमेटिक बना ली थी इधर। एक बोल्ट है जो कि ब्लू कलर से शोन है इधर, और आपका नट है जो कि रेड कलर से शोन है। ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं जो कि आपस में जो है ना, जिनको हम क्लैंप करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपने नट को रोटेट किया, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन शो की हुई है मैंने इसमें। ठीक है, बट दिस इज व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग। जब मैंने नट को रिवॉल्व करना शुरू किया ना, तो नट बोल्ट के ऊपर ट्रेवल करेगा ना, नट जो है वो थ्रेड्स के ऊपर मूव करेगा। जब ऊपर मूव करेगा तो बोल्ट यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो बोल्ट की एक्चुअल जो ग्रिप लेंथ है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना जितना नट ऊपर ट्रेवल कर रहा है उतना आपका नट जो है वो मेंबर्स को अपने बीच में कंप्रेस कर रहा है। तो मेंबर्स आपके कंप्रेशन में जा रहे हैं, और नट और बोल्ट के ऊपर जो कंप्रेस्ड मेंबर्स है वो बाहर की जाने फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका जो बोल्ट है वो टेंशन में जा रहा है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे शो है। ठीक है, तो आपने जब इस चीज को प्री लोड किया तो आपके बोल्ट के ऊपर टेंसाइल फोर्सेस लगनी शुरू हो गई, और आपके मेंबर्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस लगनी शुरू हो गई। फिर आपने इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया विच इज पी। तो हमने इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड पी अप्लाई किया, पूरे ज्वाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये जो पी है इसका कुछ पार्ट जो है वो आपका बोल्ट बेयर करेगा, और उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका मेंबर्स बेयर करेंगे। तो जो पार्ट बोल्ट बेयर कर रहा है दैट वी कैन लेबल एज पीबी, और जो पार्ट आपके मेंबर्स बेयर कर रहे हैं दैट वी कैन लेबल एज पीएम। ठीक है, अब सिर्फ इसको अभी हम यहाँ तक इसको देखें कि 2 डिफरेंट टाइप के लोड्स आ रहे हैं। एक आ रहा है ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ द नट, दैट्स अ प्री लोड जो कि पर्पल से शोन है, उसको हम सिंबलाइज करते हैं विद एफ आई। फिर एक्सटर्नल फोर्स के 2 फ्रैक्शंस बन रहे हैं, एक फ्रैक्शन बन रहा है जो कि बोल्ट बेयर कर रहा है दैट इज पीबी, और एक फ्रैक्शन है जो कि मेंबर्स बेयर कर रहे हैं दैट इज पीएम। The total load on the bolt and the members is the summation of the two. ठीक है, तो जब दोनों चीजें टेंशन में है तो सिंपली ऐड टुगेदर, तो टोटल लोड इज पीबी प्लस एफ आई। जब दोनों ऑपोजिट है तो टोटल लोड बिकम्स पीएम माइनस एफ आई, बिकॉज पीएम टेंशन है, टेंशन को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं, तो पीएम माइनस एफ आई बिकम्स द टोटल लोड ऑन द मेंबर्स। सही है, तो अभी सिर्फ इसको ये देखें
कि देयर इज सम डिवीजन गोइंग ऑन बिटवीन द मेंबर्स एंड द बोर्ड टोटल लोड, सही है। प्री लोड दोनों में बराबर होता है, सही है, बट एक्सटर्नल लोड दोनों में किसी ना किसी रेशो में डिवाइड हो रहा होगा। हमें वो रेशो निकालना है कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द लोड बोल्ट बेयर। बोल्ट का काम लोड बेयरिंग नहीं है, बोल्ट का काम है क्लैंपिंग करना आपके मेंबर्स। आपके मेंबर्स का काम है लोड बेयर करना। जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर नीड्स टू बेयर द लोड, नॉट योर बोल्ट्स, राइट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपके बोल्ट्स का जो फ्रैक्शन है ये कम से कम हो। नॉर्मली 0.2 फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड अ गुड वैल्यू, ठीक है। ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस से आ रही है टर्म 0.2 की, कि 0.2 अगर होगा दैट्स कंसिडर्ड अ गुड वैल्यू। अब हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज पीबी एंड पीएम? हमने क्या किया था, हमने बोला था इससे एक दो लेक्चर्स पहले कि हम डिफाइन कर सकते हैं द स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट and the stiffness of the members. So this we called Km and this we called Kb. Both of them are in parallel. तो अगर मैं सिस्टम के ऊपर फोर्स P अप्लाई करूं तो what is going to happen? तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक स्प्रिंग नेटवर्क बन गया जिसपे दो स्प्रिंग्स हैं पैरेलल में, Km और Kb। फोर्स अप्लाई हो रही है P। सिंस बोथ द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, दोनों की डिफॉर्मेशन सेम होगी, ठीक है। दोनों की डिफॉर्मेशन सेम होगी, जितना ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उतना ही ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा। जब भी स्प्रिंग्स पैरेलल में होते हैं उनकी स्टिफनेस क्या होती है? उनकी टोटल स्टिफनेस इज अ समेशन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल स्टिफनेसेस। स्प्रिंग्स इन पैरेलल एड टुगेदर। तो हम इसको यूज करते हुए वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरी टोटल डिफ्लेक्शन कितनी आ गई। टोटल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? मेरा फॉर्मूला इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज F इज इक्वल्स टू K डेल्टा। तो डेल्टा बिकम्स F अपॉन K। मेरी फोर्स यहाँ पे P है और K इज द टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, तो Km प्लस Kb। तो अगर मैं डेल्टा निकालूं सिस्टम का तो डेल्टा बिकम्स T डिवाइडेड बाय Km प्लस Kb। ये डिफ्लेक्शन है जो कि दोनों स्प्रिंग्स में हो रही होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो मेंबर स्टिफनेस का स्प्रिंग है वो भी सेम है और बोल्ट का जो स्प्रिंग है वो भी सेम डिफ्लेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि बोल्ट की फोर्स कितनी है और मेंबर की फोर्स कितनी है, तो आई कैन स्टिल यूज द सेम इक्वेशन। अब इस केस में Pm विल बी इक्वल्स टू Km मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा और Pb विल बी इक्वल्स टू Kb मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। तो Pm हमारे पास आ गया डेल्टा Km एंड Pb आ गया हमारे पास डेल्टा Pb डेल्टा Kb। हमने सिर्फ F इक्वल्स टू K डेल्टा अप्लाई किया हुआ, तो F हमारे पास Pm और Pb था, डेल्टा सेम है और स्टिफनेस दोनों स्प्रिंग की अपनी है। तो वट एवर स्टिफनेस यू हैव दैट इज एप्लीकेबल हियर। ठीक हो गया। इसके बाद what we have is we can actually replace delta from the first equation into the second and the third equation. तो हमारे पास जो भी सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ रही थी उससे हम डेल्टा को वापस रिप्लेस करा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो दिस थिंग कैन बी रिप्लेस्ड here and here. If we do that, we can find out Pm and Pb as a function of P. और अगर मैं Pm और Pb को ऐड कराऊंगा, if I say Pm plus Pb, this turns out to be Km divided by Kb plus Km plus Kb divided by Kb plus Km, and P is common outside. This thing is actually 1 because denominator same है, तो Km plus Kb numerator में आपकी भी आ गया, denominator में भी आ गया, it cancels out becomes 1. So Pm plus Pb is actually equals to P, which is written here. और ये शो कर रहा है कि हमने बेसिकली जो डिवीजन क्रिएट की है दोनों स्प्रिंग्स के अंदर, दैट एक्चुअली होल्ड्स अप, कि वो टोटल लोड इज स्टिल बीइंग अप्लाइड टू द सिस्टम, बट दोनों अलग अलग पार्ट्स बेयर कर रहे हैं, ठीक है। बोल्ट अपना फ्रैक्शन बेयर कर रहा है और मेंबर्स अपना फ्रैक्शन बेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस पे कोई मसला तो नहीं है, आगे चलें। ओके, let's move on.
ये बात हमने ऑलरेडी की हुई है कि हमारे पास अगर PB इज KB टाइम्स P डिवाइड बाई KB प्लस KM, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, दैट इज द बोल्ट फ्रैक्शन, क्योंकि बोल्ट कितना लोड बेयर कर रहा है, दैट इज क्रूशियल फॉर अस। उसको इसके जो फ्रैक्शन बन रहा है ना KB डिवाइड बाई KB प्लस KM, इसको वी कैन कॉल C। सही है। और C is defined as a stiffness constant of the joint because this actually is a very important factor। ये शो कर रहा है कि आपका बोल्ट को कितना लोड बेयर करना पड़ेगा। अगर ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका बोल्ट फेल हो जाए। तो वी नीड टू एक्चुअली कंसिडर दिस थिंग व्हेनेवर वी आर सिलेक्टिंग अ बोल्ट। तो हमें ये रेशो निकाल के देखना पड़ता है कि ये रेशो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा। जनरल गाइडलाइन इज दैट दिस शुड बी 0.2 के अराउंड, या फिर उससे कम हो तो और अच्छा। सही है। अगर मुझे PM निकालना है, PM इज सिंपली P माइनस PB। तो मैंने इसको पिछली स्लाइड में KM से भी निकाला हुआ था। आई कैलकुलेटेड दिस विद KM अपॉन KM प्लस KB डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय P। वरना मैं इसको PB से भी निकाल सकता हूँ। आई कैन सिंपली से P माइनस PB करूंगा, उससे भी आ जाएगा। तो इफ आई डू दैट, तो P माइनस PB बिकम्स 1 माइनस C मल्टीप्लाइड बाय P। Again, important point हमारे पास is the constant C, because C is actually giving me the fraction of the load borne by the bolt। तो बोल्ट का लोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। एक टेबल इधर शोन है, वो टेबल बेसिकली सिर्फ ये बता रहा है कि एक एग्जाम्पल शो की हुई है टेबल के अंदर। ठीक है, दिस इज नॉट अ जेनेरिक टेबल, ये हर जगह वैलिड नहीं है। एक एग्जाम्पल बोल्ट उन्होंने उठाया, वो एग्जाम्पल बोल्ट एक अमेरिकन सिस्टम का बोल्ट है, यूनाइटेड नेशनल कोर्स C शो कर रहा है, कोर्स सीरीज का बोल्ट है। 1/2 इंच उसका डायमीटर है और 13 थ्रेड्स पर इंच उसके अंदर है। ठीक है, तो हमने शुरू में पढ़ा था कि मेट्रिक सिस्टम डायरेक्टली पिच डिफाइन कर रहे होते हैं और अमेरिकन सिस्टम जो है वो पिच का इनवर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो थ्रेड्स पर इंच, तो पिच बिकम्स 1/13। सही है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर मेरे पास स्टील का बोल्ट है और अगर 2 स्टील के मेंबर्स को मैं क्लैम्प करना चाह रहा हूं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट C, जो स्प्रिंग कांस्टेंट C है, स्टिफनेस कांस्टेंट C है, वो क्या होगा? उसके लिए इफ यू रिमेंबर हमने जब इनिशियली पढ़ा था, लेट मी इनफैक्ट गो बैक टू दैट स्लाइड एंड शो यू कि हमने जो मेंबर स्टिफनेस का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था। मेंबर स्टिफनेस मेंबर स्टिफनेस के लिए हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम मेंबर्स हों तो व्हाट वी नीड टू नो, हमें बोल्ट का डायमीटर पता होना चाहिए। अगर सब सेम मटेरियल के मेंबर्स है ना हमारे पास, बोल्ट का डायमीटर पता होना चाहिए, मटेरियल की स्टिफनेस, मटेरियल की इलास्टिक मॉड्यूलस पता होना चाहिए और ग्रिप लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बोल्ट का डायमीटर तो हमारी करंट जो टेबल था उसके अंदर उन्होंने 1/2 इंच शो किया हुआ था, लेकिन ग्रिप लेंथ शो नहीं की थी। ई भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि स्टील की बात हो रही है। तो सिर्फ एक ग्रिप लेंथ एक पैरामीटर रह गया जो कि चेंज हो रहा है। सही है। तो लेट्स हेड बैक टू आवर एग्जांपल एंड सी के हम क्या बात कर रहे हैं। राइट, तो ग्रिप लेंथ उन्होंने यहाँ पे ऐसे पैरामीटर ले ली। तो ग्रिप लेंथ दिस इज L। ठीक है, D is already specified as 1/2 inch, E comes from steel, only parameter left is L। तो Km निकालने के लिए we needed to know how much is the grip length। grip length से आप Km निकाल सकते हैं। KB भी जो होता है, KB के अंदर इफ यू रिमेंबर हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी, हमें 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते थे KB कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट्स लुक एट दिस एज वेल, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा। तो लेट्स गो बैक। KB निकालने के लिए हमें अनथ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर का एरिया चाहिए होता था, थ्रेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए होता था, थ्रेडेड लेंथ चाहिए होती थी और अनथ्रेडेड लेंथ ऑफ द ग्रिप चाहिए होती थी। तो अगर मुझे ग्रिप पता है टोटल, तो मैं उससे थ्रेडेड और अनथ्रेडेड लेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, और L और LT निकालने के प्रोसीजर्स भी हमारे पास स्पेसिफाइड थे। ठीक है, तो अगर मुझे बोल्ट पता है तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी माई LD एंड LT। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं। तो एसेंशियली हमें डायमीटर पता होना चाहिए था और हमें ग्रिप लेंथ L पता होनी चाहिए थी। ये दोनों चीजें पता करने के बाद हम
KB भी निकाल सकते हैं और हम KM भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू अवर एग्जांपल। अब एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने डिफरेंट ग्रिप लेंथ्स के लिए KB और KM कैलकुलेट किया और उससे हमने C निकाला है। तो यू कैन डू दिस फॉर योर एग्जांपल्स एज वेल। जो भी एग्जांपल केस आपको मिलेगा, it is possible कि instead of doing this we say कि select a bolt diameter जिससे आपका C actually एक certain fraction से कम आ जाए। in that case आपके पास फॉर एग्जाम्पल ग्रिप लेंथ भी फिक्स्ड है, सब कुछ आपके पास D चेंज हो रहा है, तो आप डिफरेंट D के लिए केसेस ट्राई करेंगे। और D कितने कहाँ से, रैंडम D तो नहीं ट्राई कर सकते, आपको D चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। आप स्टैंडर्ड से डिफरेंट D ट्राई करेंगे और यू विल फाइंड आउट इस D के लिए आपका C जो है लेट्स से 0.2 से कम हो गया, एंड यू कैन सेलेक्ट दैट बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट सिलेक्शन के लिए ये भी एक तरीकेकार होता है कि आप सी को भी कंसीडर करते हैं, यू कांट रैंडमली जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। सी इज अ फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू दिस। अब होपफुली यहां तक बात समझ में आ रही होगी, तो मसला तो नहीं है। ओके नो सर। ठीक है, गुड है। तो हमने अभी तक ये बात की है कि वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट द प्री लोड इन द सिस्टम, ठीक है। प्री लोड सिस्टम में कितना होगा, हमें पता है कि देयर इज गोइंग टू बी सम प्री लोड इन द सिस्टम जो कि दोनों बोल्ट में और आपके मेंबर्स के ऊपर सेम होगा। देन वी नो कि जो भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा होगा, वी कैन फाइंड आउट कि कितना फ्रैक्शन उसका बोल्ट बेयर कर रहा है और कितना फ्रैक्शन उसका मेंबर्स बेयर कर रहा है। तो अगर हम टोटल लोड देखना चाहें आपके सिस्टम का, तो टोटल लोड में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस फ्यू स्लाइड्स बैक, कि आपके बोल्ट के ऊपर दोनों टेंशन में लोड्स अप्लाई हो रहे हैं। प्री लोड भी बोल्ट के अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सटर्नल लोड भी बोल्ट के अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोल्ट के केस में बोथ द लोड्स एड टुगेदर, तो बोल्ट के ऊपर जो टोटल लोड फोर्स F लग रही है, FP, दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स PB प्लस FI, और PB इज इक्वल टू C टाइम्स P, जो फ्रैक्शन ऑफ द बोल्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय P प्लस द प्री लोड। जब मैं मेंबर के ऊपर आता हूं, अपने मेंबर्स के ऊपर मेरा प्री लोड कंप्रेसिव है और एक्सटर्नल लोड टेंसाइल है। नॉर्मली हम टेंशन फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम FM निकाल रहे होंगे तो FM इज इक्वल टू PM माइनस FI। PM इज द एक्सटर्नल लोड ऑन द मेंबर्स एंड FI इज द प्री लोड। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है दोनों इक्वेशन के साथ कि FM इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि even after the application of the external force P, we need to ensure कि आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है FM, ये कंप्रेसिव हो। बिकॉज अगर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो आपका बोल्टेड ज्वाइंट नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो क्लैंपिंग फोर्स होल्डिंग द मेंबर्स टुगेदर। तो वी नीड टू इंश्योर कि आपका प्री लोड इतना ज्यादा हो कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, इवन आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, आपका ये पूरी टर्म जो है दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 0, यानी FI इज मोर देन PM। अगर FI इज मोर देन PM देन दिस थिंग इज ट्रू। इसीलिए आपको प्री लोड बहुत देखभाल के अप्लाई करना पड़ता है। यू कांट जस्ट टाइटन अ नट साइडली एंड लीव इट। आपने कितना टाइट करना है, दिस नीड्स टू बी एक्चुअली वेरी वेरी प्रिसाइज। उसके बगैर आपके बोल्टेड जॉइंट जो है इट्स पॉसिबल कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स इट ओपन्स अप और आपके पार्ट्स लूज हो जाए सर, ठीक है। तो दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी स्टिल डोंट नो हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट FI। हमें जो तो पता है कि दोनों मेंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा FI, मेंबर्स पे भी अप्लाई हो रहा है और बोल्ट पे भी अप्लाई हो रहा है, बट वी डोंट नो कि हाउ वी एक्चुअली डिफाइन FI। मैं FI अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ FI अप्लाई करूँ, तो हाउ डू आई एक्चुअली डू दैट? तो दैट पार्ट इज कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है। जो फाइनल चीज हमने अभी देखनी है वो ये है कि आप प्री लोड को सेट कैसे करते हैं। उसका जो, अगर हम उसकी समरी बताएं, समरी ये कि आप जो टॉर्क होता है उससे रिलेट कराते हैं उसको, तो कैसे करना है दैट इज गोइंग टू कम अप। बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टॉर्क रेंचेस। टॉर्क रेंचेस ये होते हैं उसके ऊपर आप सर्टेन टॉर्क सेट कर देते हैं और आप अपनी पूरी जान लगा के टॉर्क को रोटेट करना शुरू कर देते हैं। The wrench itself is only going to apply the torque which is set in it. उससे ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट जब आएगी तो टॉर्क जो रेंच फ्री हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने टॉर्क को सेट कर दिया कि मैं 50 न्यूटन मीटर का
टॉर्क अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो जब भी आपने बोल्ट को टाइट किया, जब तक 50 न्यूटन मीटर से कम की टॉर्क लग रहा था तब तक बोल्ट टाइट होता रहा। जैसे ही 50 न्यूटन मीटर से ज्यादा बोल्ट नट की रिक्वायरमेंट आएगी ना, नट को और रोटेट कराने के लिए आपको 50 न्यूटन मीटर से ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना है, तो आपका टॉर्क क्रंच वो अप्लाई नहीं करेगा, टॉर्क क्रंच फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक सर्टेन टॉर्क से अपने नट को टाइट कर सकता हूँ, और अगर मैं इस टॉर्क को रिलेट कर लूँ समहाउ टू द प्री लोड, तो मैं प्री लोड भी कैलकुलेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कमिंग। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि मेरे पास अगर एक नट है, ठीक है, और वो एक बोल्ट के साथ लगा हुआ है, बीच में मेंबर्स भी हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द मेंबर्स कंप्लीटली। जब मैंने उसको प्रीलोड किया तो बोल्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है Fi, दिस इज अ प्रीलोड फोर्स। ठीक है, in order to calculate the preload force, ideally what I should do, I should measure this length L, और इस सेगमेंट की ओरिजिनल लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि 1 2 3 4 थ्रेड्स इधर आ रहे हैं मेरे पास, पिच P है और ये अनथ्रेडेड लेंथ है, तो मुझे ओरिजिनल लेंथ जो है मेरी वो अनथ्रेडेड लेंथ प्लस 4P हो जाएगी। 4P इज द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो ये मेरी अनथ्रेडेड लेंथ है, तो आई कैन find out my strain using L minus L naught divided by L naught. With this, I can find out my stress, and from stress, I can find out my force. ठीक है, ideally जो होना चाहिए, but it is not very easy to measure this length L. आपका जो बोल्ट है, that is not visible to us, that is in a blind hole. ठीक है, तो you can't actually measure the length of the bolt very easily because आपका जो जॉइंट है वो भी डिफॉर्म हो रहा है। जॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, मेंबर्स बोल्ट के अराउंड ज्यादा कंप्रेस हुए हुए, तो आप मेंबर्स की थिकनेस मेजर करके भी बोल्ट की थिकनेस बोल्ट के लेंथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो द वे अराउंड दिस इज वी रिलेट दिस थिंग नॉट टू द लेंथ, बट इंस्टेड व्हाट वी डू इज वी रिलेट दिस थिंग टू द टॉर्क आई नीड टू अप्लाई टू द नट, कि मुझे बोल्ट और नट को, मुझे नट को बोल्ट के ऊपर रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट कि मुझे मैंने कितना प्रीलोड अप्लाई किया। ठीक है, और उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज समथिंग दैट वी स्टडीड इन पावर स्क्रूज। पावर स्क्रूज में हमने ये बात की थी कि मेरे पास दो तरह के पावर स्क्रूज हमने देखे थे, एक स्क्वायर पावर स्क्रू था और एक ACME थ्रेड का पावर स्क्रू। इन दोनों केसेस में वी वर एबल टू कैलकुलेट TR, द रेजिंग टॉर्क। ठीक है, ये वाला केस जो है ये तो हम लोगों का केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता बिकॉज ये बिल्कुल स्क्वायर प्रोफाइल है। हमारे जो बोल्ट के थ्रेड्स होते हैं वो एक्चुअली इस तरह के होते हैं, which is actually similar to the ACME threads। जो ACME threads हैं इससे काफी सिमिलर होते हैं। ACME threads में जो एंगल होता था, दिस एंगल वाज 29 डिग्रीज। बोल्ट के केस में दिस एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्रीज। सही है, तो अगर मैं ACME थ्रेड्स में टॉर्क का फॉर्मूला पिक कर लूं, उसमें इफ यू रिमेंबर फोर्स से आप लिंक करते थे कि कितना लोड अप्लाई हो रहा है बोल्ट के ऊपर, पावर स्क्रू के ऊपर, उससे लिंक करते थे कि मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वर्क अगेंस्ट दिस लोड F। तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक हियर। तो वी हैव a certain preload Fi, तो this is our load, इस लोड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है। हमारा टॉर्क है T, बाकी चीजें सारी सेम है जो कि पावर स्क्रू में होती थी। तो लीड L है, मीन डायमीटर DM है। रिमेंबर दैट दिस इज मीन डायमीटर, दिस इज नॉट द पिच डायमीटर। हमने ये बात की थी पहले भी कि फॉर अ बोल्ट DM इज नॉट द सेम एज DP। तो DM इज एक्चुअली DR प्लस D डिवाइड बाई 2। DP जो होता था वो डिफरेंट होता था। DP की हमने बात की थी कि अगर मैं कंप्लीट ट्राइंगल्स दूंगा, इसका जो मीन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी योर DP। बट हमारे क्योंकि थ्रेड्स ट्रंकेटेड होते हैं तो DM इज नॉट इक्वल टू DP, तो इस फॉर्मूले में DM यूज होगा। सही है, लीड यूज हो रही है,
lead is the distance moved by a thread in one revolution. सही है. F is the friction between the threads and the bolt. FC is the friction at the collar. DC is the mean diameter of the collar. तो अगर मैं इस पे अपनी टेंजेंट लैम्डा का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूं ना, टेंजेंट लैम्डा वाज कि अगर मैं एक सिंपल थ्रेड को अनकर्ल कर दूं और उसको इंक्लाइंड प्लेन बना दूं तो उसकी जो हाइट बनती थी दैट वाज L, उसकी जो विड्थ बनती थी दैट वाज पाई dm. दिस इज ऑल ओल्ड स्टफ, ठीक है, हमसे रिवाइज करें. और जो इसका एंगल बनता था दैट वाज लैम्डा. तो टेंजेंट लैम्डा वाज, दिस इज n, तो टेंजेंट लैम्डा वाज L अपॉन पाई dm. ठीक हो गया. अगर हम ये भी रिप्लेस कराते तो वी कैन डिफाइन द टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ द मीन डायमीटर लैम्डा अल्फा. अल्फा बाय द वे इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज, क्योंकि 2 अल्फा 60 डिग्रीज है तो अल्फा 30 डिग्रीज. और दो तरह के फ्रिक्शन है, ठीक है, और कॉलर का डायमीटर है. अब इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल जो आपका पावर स्क्रू था उस केस में तो एक कॉलर होता था और आपका पावर स्क्रू उस कॉलर के ऊपर लोड को लिफ्ट कर रहा होता था. अब हमारे केस में वी हैव अ बोल्ट. बोल्ट का एक वॉशर फेस है जो कि आपके मेंबर्स के साथ इन कांटेक्ट है. तो इस केस में जो कॉलर है ना, दिस इज एक्चुअली दिस वॉशर फेस, दिस इज द कॉलर. और इस कॉलर के देयर आर टू डायमीटर्स. एक इसका इनसाइड डायमीटर है विच इज D, बोल्ट डायमीटर, और एक इसका आउटसाइड डायमीटर है विच इज द वॉशर फेस डायमीटर DW. ये भी हमने पिछली 2 क्लासेस में जिक्र किया है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में भी, उससे पहले. एंड दिस इज नॉर्मली टेकन एज 1.5 टाइम्स D. तो अगर मुझे वॉशर फेस का एवरेज डायमीटर निकालना हो दैट इज सिंपली DW प्लस D डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज योर DC. और अगर मैं 1.5 डाल दूंगा इसको तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1.25 D. तो ये काम हमने अगली स्टेप में किया है बेसिकली, और कुछ भी नहीं. तो हमने व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनसाइड. तो हमने DC को रिप्लेस करा एज 1.25 D और फिर D पूरे सिस्टम में से कॉमन ले लिया. तो पहली टर्म के अंदर D नहीं था तो D इधर डिवाइड हो गया और Fi इधर भी है, इधर भी है. Fi और D मैंने सिस्टम इस पूरी चीज से बाहर निकाल लिया. तो व्हाट वी गेट इज वी गेट अ रिलेशनशिप जिसमें आई कैन डिफाइन अ कांस्टेंट K. K इज दिस एंटायर थिंग, जो पूरा ब्रैकेट के अंदर की चीज आ रही है ना, दिस इज K. एंड आई कैन रिलेट माई टॉर्क टू माई प्री लोड यूजिंग दिस K टर्म. सही. अब K में क्या क्या चीजें चाहिए. अगर मुझे K को एग्जैक्टली निकालना है, मुझे बोल्ट का मीन डायमीटर निकालना पड़ेगा. मीन डायमीटर इज गोइंग टू बी dr प्लस d डिवाइड बाय 2. टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय पाई dm. फ्रिक्शन आपको पता होंगी दोनों सिस्टम की. अल्फा इज 30 डिग्रीज, ठीक है. बोल्ट का डायमीटर आपको पता होगा, तो यू कैन फाइंड आउट K. राइट. अगर मैं इस केस में अल्फा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज और अगर मैं बोल्ट बता दूं, अगर मैं बोल्ट आपको बताऊं कि बोल्ट इज M14 by 1.5, so this is the pitch and I say this is a single start thread, which means lead is equals to NP becomes 1 multiplied by P becomes 1.5 mm. 14 mm का बोल्ट है, इसका DR आपके पास फॉर्मूला है, आप उसे DR निकाल सकते हैं. DR आपने निकाल लिया, उससे आप DM निकाले. DM निकाल लिया आपने, लैम्डा टेंजेंट लैम्डा निकाल लें आप, फ्रिक्शन आपको पता होगी, यू कैन फाइंड आउट K. अगर आपको K पता चल गया देन वी कैन रिलेट टॉर्क टू द प्रीलोड. तो मैं कुछ भी मुझे प्रीलोड अप्लाई करना है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द फोर्स आई कैन यूज अ टॉर्क रेंच. मैं उस टॉर्क रेंच पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क सेट करके अपने नट को टाइट कर दूंगा एंड देन आई कैन नो कि मैंने कितना प्रीलोड अप्लाई किया. तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ अप्लाइंग अ प्रीलोड. हम प्रीलोड में फोर्स मेजर नहीं करते, हम टॉर्क के थ्रू प्रीलोड डिफाइन कर देते. ठीक है. So this is the exact formula which we need to use. There are some simplifications to this formula as well. So कुछ cases में this table can be used. If you want a faster solution, you can use this table. अब this table is coming from this company, Baumann Distribution एक company है, उसका table है. तो आखिरी दो जो है ना, ये इनकी
proprietary nuts and bolts के size है, तो basically these two doesn't really matter to us. We don't actually know what is Bowman NTCs, ठीक है. तो but if you have a normal black finish bolt, उसका K की value 0.3 होती है. अगर zinc plated है तो 0.2 होती है. अगर lubricated bolt है तो 0.18 होती है. तो you can directly use some K value from here. बोल्ट का डायमीटर आपको पता होगा, तो आप टॉर्क को Fi से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. टॉर्क को आप डायरेक्टली Fi से रिलेट कर सकते हैं. अगर आपको फास्ट सॉल्यूशन चाहिए और आपको कोई इंफॉर्मेशन इस टेबल के बारे में नहीं दी हुई कि बोल्ट किस तरह का है, तो यू कैन सिंपली यूज अ वैल्यू ऑफ 0.2 SK. दिस इज गोइंग टू बी एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है. एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम हियर. दिस इज गोइंग टू बी एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. सही. तो लेट्स एंड हियर. इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें मुझसे, एंड विल डू अ न्यूमेरिकल ऑफ दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम दोनों तरीके से ना टॉर्क और प्री लोड को रिलेट करके देखेंगे.